फ्रेंड्स, आज हम अपनी केमिस्ट्री क्लास के नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। राइट। और आज हम क्या क्या देखेंगे इस टॉपिक के अंदर? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ब्रैग इक्वेशन, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, पॉइंट डिफेक्ट्स, imperfections, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स एंड लास्टली बैंड थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉलिड? अ सॉलिड इज़ अ डिफाइंड हैज़ दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ रिजिडिटी। फर्स्टली क्या मतलब हुआ कि सॉलिड का मीनिंग क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मैटर जिसके अंदर क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? हार्डनेस, है ना। उससे क्या होगा? ड्यू टू विच इट पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। और उसी रीजंस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से उसके अंदर क्या है कि एक डेफिनेट वॉल्यूम आएगा और उसके अंदर एक डेफिनेट शेप आएगा। द रिजिडिटी ऑफ द सॉलिड इज बिकॉज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। सॉलिड्स के अंदर ये जो रिजिडिटी आपको देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल है वो फिक्स पोजीशन पर है। राइट। मतलब वो जो सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ है, राइट, उनकी क्या है? फिक्स पोजीशन है and can only oscillate about their mean positions. नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। आप सॉलिड्स को मेनली टू कैटेगरी या टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। और किस बात पर? अगर आप इसमें देखोगे कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, आयंस की अरेंजमेंट क्या है, या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, ये राइट। तो इस तरीके से आप सॉलिड को दो टाइप में बांट सकते हो, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस। तो जो सॉलिड्स का जो टाइप है, फर्स्ट टाइप आपको सामने आया क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसे हैं? दे हैव सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ सिस्टमैटिक और रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रही है पार्टिकल्स के बीच में। एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। दे हैव फ्लैट फेस एंड शार्प एजेस। एक तो उनके फेसेस जो है वो फ्लैट होंगे और एजेस इनके कैसे होंगे? शार्प होंगे। अब बात करते हैं ये करेक्टरिस्टिक की, बेसिक करेक्टर ऐसे सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है अमॉर्फस सॉलिड। दे हैव अनसिस्टमैटिक एंड इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो अमॉर्फस टाइप के सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, पार्टिकल क्या चीज़ जिनसे वो बने हुए, वो उनकी अरेंजमेंट कैसी है? अनसिस्टमैटिक और दूसरी इरेगुलर। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई अरेंजमेंट के बेसिस पर। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो आप सॉलिड्स को पहले तो आपने पार्टिकल की अरेंजमेंट की बेसिस पर, चाहे वो एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, उनके बेसिस पर आपने सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। आप उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। राइट। तो कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप आपका आता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और वंडर वॉल क्रिस्टल्स। सेकेंड वन इज कोवलेंट क्रिस्टल्स और एटॉमिक क्रिस्टल्स। थर्ड इज मेटालिक क्रिस्टल्स एंड लास्ट वन इज आयनिक क्रिस्टल। तो कैसा फोर्स है उनके बीच में, बाइंडिंग फोर्स क्या है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, उनके बेसिस पर आप ग्रुप डिवाइड कर सकते हो, 4 ग्रुप्स बना सकते हो। पहला ग्रुप आपका है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, या जिसे हम वंडर वॉल क्रिस्टल भी कह सकते हैं, कोवाल्ट क्रिस्टल या एटॉमिक क्रिस्टल भी कह सकते हो, मेटालिक क्रिस्टल और आयनिक। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे आयोडीन, वाटर, राइट, एक्सेट्रा। तो ये सॉलिड स्टेट, आयोडीन सॉलिड में, वाटर सॉलिड स्टेट में, आइस फॉर्म में। कोवलेंट क्रिस्टल और एटॉमिक क्रिस्टल लाइक ग्रेफाइट, डायमंड एक्सेट्रा, ये कोवलेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होगी बॉन्डिंग। नेक्स्ट है मेटालिक क्रिस्टल, एग्जांपल है ऑल मेटालिक सॉलिड्स। और आयनिक क्रिस्टल में NaCl, CaCl और जिंक सल्फाइड। तो अब आपको पता है वंडर वॉल जो इंट्रैक्शन होती है थोड़ी वीक होती है, तो अगर आप इनको सॉलिड्स को अगर गर्म करो तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। नोट करने वाली बात क्या है? Crystalline solid are anisotropic, that is their physical property have different values in different directions, while amorphous solids are isotropic, that is their physical property have same values in different directions. तो उसने कहा कि जो क्रिस्टलाइन, अभी हमने ऊपर बात की थी, दो टाइप के हमारे पास सॉलिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रॉपिक है, मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, मीन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहेगी, हमेशा उसकी सेम वैल्यू रहेगी चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। राइट।
अब बात करते हैं फर्स्ट Bragg's equation. It is the fundamental equation which give a simple relation among the wavelength of the X-rays, the interplanar distance in crystal and the angle of reflection. तो यहाँ उसने क्या बोला कि एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो हमें क्या दे रही है, एक सिंपल रिलेशन दे रही है किसके बीच में, एक तो वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज, तो सिंपल रिलेशन दे रही है अमंग द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज, राइट, द इंटरप्लानर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन. क्रिस्टल के ऊपर जिस प्लेन पर वो जिस डिस्टेंस से बना रही है अपनी एंगल वो रेज, और उसका एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल क्या है इन दोनों के बीच में. तो फॉर्मूला क्या है, डू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो एम लैम्डा इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज यूज्ड, और थीटा इसमें क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एक्सरेज एंड द प्लेन ऑफ क्रिस्टल, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल, और एन क्या है, एन इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है विच रिप्रेजेंट द सीरियल ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम्स. नेक्स्ट, दिस इक्वेशंस इसकी क्या क्या हमें फ़ायदे एप्लीकेशंस क्या हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आर डिटरमाइंड बाय द एक्सरेज डिफ्रैक्शन मेथड्स. तो कोई आपसे पूछ सकता है कि सॉलिड्स के अंदर आप उसके स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, तो उसका आपका क्या आंसर होगा MCQ के अंदर, जहाँ पर लिखा हो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड. स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो डिटरमाइंड बाय दिस मेथड. तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, उनका भी जो डिटर्मिनेशन होता है स्ट्रक्चर्स का, वो भी इसी मेथड के एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू होता है. नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में. It is an array of lattice point showing the arrangement of constituent particle in different position in 3-dimensional space. तो 3-dimensional space के अंदर लैटिस का क्या अरेंजमेंट है यहाँ हम देखने को मिलेगा. देर आर 7 क्रिस्टल लैटिस. तो टोटल 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं विच कैन बी टैबुलेटेड विद एज लेंथ एंड द इंटरफेशियल एंगल्स, राइट. तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास लैटिस होते हैं. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल. तो यहाँ लेंथ दिया हो, यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो एग्जांपल को. क्यूबिक के बारे में देखें तो लेंथ सभी की, क्यूबिक के अंदर आपको पता है 3 हमारे पास लेंथ आ रही है ABC, तीनों की लेंथ इक्वल है तीनों का. एंगल भी अल्फा बीटा गामा एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, और ऐसा देखने को मिलता है NaCl के अंदर, राइट. टेट्रागोनल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर A और B तो इक्वल है, लेकिन B और C इक्वल लेंथ के नहीं है. तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी 90 एंगल के सेम है, जैसे रूटाइल TiO2. ऑर्थोहोम्बिक, यहाँ पर कोई भी लेंथ जो है वो सेम नहीं है, और लेकिन जो एंगल्स हैं वो सेम है 90 डिग्री के. और एग्जांपल है हमारे पास एप्सोमाइट MgSO4.7H2O. मोनोक्लिनिक में कोई भी बराबर नहीं है, और जो अल्फ़ा और गामा का जो एंगल है वो तो हमारे पास है 90 डिग्री, और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है. एग्जांपल है जिप्सम CaSO4.2H2SO4. तो जिप्सम का यहाँ से फार्मूला भी आप याद कर सकते हो कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O. ट्राइक्लिनिक, यहाँ कोई लेंथ बराबर नहीं है, कोई एंगल बराबर नहीं है, और एग्जांपल है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम होता है. हेक्सागोनल देखें तो B और C इक्वल नहीं है, और अल्फ़ा बीटा का 90 डिग्री एंगल है और गामा 120 डिग्री एंगल का है. सिल का एग्जाम्पल है SiO2. उसके बाद है रोम्बोहेड्रल, यहाँ पर लेंथ इक्वल है और अल्फ़ा बीटा का तो एंगल सेम है, लेकिन गामा का एंगल 90 डिग्री नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कैल्साइट CaCO3. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल. तो नेक्स्ट है यूनिट सेल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच वी व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन विल डेवलप द एंटायर लैटिस. तो उसने कहा ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है लैटिस पॉइंट का, और जैसे जैसे रिपीट होता जाएगा सभी डायरेक्शन के अंदर तो एक नया एंटायर लैटिस बनता जाएगा. तो पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1/8 × 8 = 1. और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में इन विच द पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट होंगे कॉर्नर के ऊपर. यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में ही प्रेजेंट है. ये चीज़ को याद रखने वाली याद है. तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है, 1/8 × 8 + ½ × 6 = 4. Body centered unit cell in which the particle are present at the corner of the cubes as well as one particle is present at the center within the body. तो ये बॉडी के बीच में भी सेंटर में भी आपको मिलेगा. तो नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल इज 1/8 × 8 + 1 = 2. तो सिंपल यूनिट है, वहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एटम आ रहा है 1, फेस सेंटर्ड यूनिट में 4 आ रहा है, और बॉडी सेंटर्ड में आ रहा है 2. तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है. आगे देखते हैं पैकेजिंग
sorry, packing in solids. The packing of spheres of equal size take place as follows, right? वन पहली है, फर्स्ट टाइप क्या आती है, वन डायमेंशनल पैकिंग, दूसरी आती है टू डायमेंशनल पैकिंग, नेक्स्ट आती है थ्री डायमेंशनल पैकिंग। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लें, वन डायमेंशनल पैकिंग। व्हेन द पार्टिकल आर प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर एंड एज ऑफ द क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। तो ये आपको देखने को डायग्राम में साफ ही पता चल रहा है वन डायमेंशनल पैकेजिंग क्या हुई। टू डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा, इट इज़ ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या हो रहा है, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर, जिसे आप SCP बोल रहे हो, द पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन द एडजेसेंट रोज शो अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल अलाइनमेंट एंड फॉर्म द स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग है, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3, तो ये अपने एजेस से जुड़े हुए हैं, राइट। दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इज द पार्टिकल इन द एवरी next row are placed in the depression between the particle of the first row. The particle in third row will be vertically aligned in with those in the first row. तो यहाँ देख रहे हो ये हमारे पास जैसे आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये एक डायग्राम बना हेक्सागोनल, फर्स्ट की रो है, तो इसमें देखो एक दूसरे से थोड़ा सा क्या है, स्लोप है ना, वर्टिकली अलाइन है। तो इस तरीके से हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग के अंदर, ये भी टू टाइप की है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें क्या हो रहा है, द फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड हैज अ लेयर ए एंड द सेकंड लेयर हैज ए लेयर बी एंड द थर्ड लेयर बिकम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। तो ये होगी थ्री डायमेंशनल के अंदर, और ये कैसी कहलाएगी, हेक्सागोनल। देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द AB और AB पैटर्न। इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा है, द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर इन सच अ वे दैट द स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, a layer different from layer A and B is produced. Let us call it has a layer C. This pattern of the stacking sphere is called ABC. तो it is similar to face central cubic FCC packing, right? तो इसमें क्या हो गया, यहाँ ऊपर वाले में AB जैसे A लेयर है, B लेयर है, अगली जो आपकी लेयर आई वो सेम AB जैसी आ गई, तो इसलिए वहाँ पे AB और नेक्स्ट वाले में ABC टाइप होगी। अब बात करते हैं पैकिंग की एफिशिएंसी के बारे में। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल to the total volume of the unit cell. It is also known as a packing fraction or density of packing. Packing fraction is equal to volume occupied by particle of a unit cell. एक सेल के अंदर कितने पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट, और सेल का कितना टोटल वॉल्यूम है, ये सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको क्या निकल जाएगा, पैकिंग का फ्रैक्शन। द डेंसिटी ऑफ पैकिंग गिव आइडिया अबाउट हाउ क्लोजली द एटम आर पैक्ड इन अ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर एटम कितनी क्लोजली अटैच है, इसका पता हमें इस चीज़ से पता चल जाएगा इस फार्मूले से। मोर बी द पैकिंग एफिशिएंसी, मोर कॉम्पैक्ट इज द लैटिस, उतना ही ज़्यादा क्लोज कॉम्पैक्ट टाइप का लैटिस होगा। एंड हैज़ मोर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इट इज़ फॉलो द फॉलोइंग order: FCC 74% is greater than BCC 68% and simple cubic lattice 52% और is greater than diamond। तो इस तरीके को आप देख सकते हो। अब बात करते हैं voids। क्या होते हैं voids? In closely packed structure the empty space is called interstitial site और void। तो इस चीज़ को याद रखने वाली बात है। void क्या एक्चुअली में, जितने भी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे आप voids कहते हो, राइट। This can be simply triangular space in the case of two-dimensional packing and called the trigonal void. In three-dimensional closed packing patterns, the voids can be of two types. पहला है tetrahedral and second one is octahedral। तो ये space है, tetrahedral void is a simple triangular space surrounded by four spheres are as shown। तो इसमें देख रहे हो 1 2 और 3 और ये 4, तो इनके बीच में जो space आया उसे हम बोले tetrahedral। आगे है octahedral void is double triangular void surrounded by 6 sphere has shown below। तो इसमें देख सकते हो आप 1 2 3, उसके ऊपर 1 2 3, तो 6 है हमारे पास, और बीच में जो स्पेस आ गया। इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द void size, ट्राइंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल में स्पेस होगा। इन CCP स्ट्रक्चर नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल void इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल void इज 8। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि किस में कितने voids होते हैं। In general, if an close packed CCP or SCP, there are n sphere in the packing, then number of the octahedral voids n और number of the tetrahedral void is 2n। तो यहाँ पर CCP और जो आपका SCP है वो क्या है, SCP आ गया आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्या आ गया आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल पैरामीटर। रिलेशन बिटवीन दी एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल गिवन बिलो। किसी क्यूबिक का निकालना है, सिंपल क्यूबिक है तो R इज इक्वल टू A/2,
परसेंटेज ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन 52%। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसका R इज इक्वल टू A/2 √2। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना 74%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसका निकालने के लिए R इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना 68%। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की है तो D इज इक्वल टू M इंटू Z ओवर Na/A3। यहाँ पर D क्या है डेंसिटी, M क्या है मोलिकुलर वेट, Z क्या है नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल, Na क्या है एवोगाड्रो नंबर और A क्या है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल विच सराउंड हैज़ ए पार्टिकल एटम हैज़ इट्स नियरेस्ट एटम इन इट्स नेबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर एटम का नंबर विच सराउंड्स अ पर्टिकुलर एटम हैज़ इट्स नियरेस्ट एटम इन इट्स नेबर। तो बगल वाले के साथ एक एटम कितनी बार कितने नंबर में वो सराउंडेड है उसको क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स with their coordination number are given below। जैसे रॉक साल्ट है NaCl, FCC अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव इज इक्वल टू सोडियम पॉजिटिव का 6 है, क्लोराइड के भी 6 है, तो LiCl, AgF, AgCl, NH4Br एक्सेट्रा। CCl टाइप BCC अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर सीजियम का 8 है, इसका भी 8 है, राइट। जिंक ब्लेंडी का इसका भी 4, इसके भी 4 है, तो इसलिए देख सकते हो आप। फ्लोराइड टाइप का है, यहाँ पर क्या है? CC पर अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है, कैल्शियम का 8 और इसका -4। एंटी फ्लोराइड A2B टाइप होता है यहाँ पर, ठीक। तो नोट करने वाली बात क्या है? ऑन अप्लाइंग प्रेशर NaCl स्ट्रक्चर 6:6 कोऑर्डिनेशन चेंज इनटू सीजियम क्लोराइड 8:8 कोऑर्डिनेशन एंड रिवर्स ऑफ दिस अकर एट हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज कर सकते हो प्रेशर के थ्रू। तो द शेप ऑफ द सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय रेडियस रेशियो हैज़ गिवन फॉलो टेबल। तो यहाँ पर है हमारे पास रेडियस का रेशियो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ स्ट्रक्चर, और यहाँ तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है स्ट्रक्चर लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो प्लानर ट्रायंगुलर है, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 8 है तो क्यूबिक। तो राइट, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, इसे कहते हैं इम्परफेक्शंस। इट इज़ डिफाइंड एज एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द एटम अराउंड ए पॉइंट इन अ क्रिस्टल। दीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। पहला आता है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, थर्ड आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। आर दोज इन विच इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन रिमेन द सेम हैज डिस्क्राइब्ड इन इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तो जैसे मोलिकुलर फार्मूला में जितना डिस्टेंस है उतना उनकी कैटाइन और एनाइन के बीच में। दिस डिफेक्ट्स आर फाउंड एज ए स्कॉटिकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्या होते हैं स्टॉकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट? इट इज़ ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स। जितने कैटाइन मिस हुए उतने एनाइन वहाँ से गायब हुए। फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज़ ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द आयन फ्रॉम द लैटिस साइड एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स, तो वो इंटरस्टिशियल में चले गए हैं। दिस रिजल्ट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर ये स्टॉकी इफेक्ट आया तो क्रिस्टल की डेंसिटी में डिक्रीज आएगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर। दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज फाउंड इन द हाईली आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr। यहाँ पर क्या, दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज फाउंड इन द क्रिस्टल वेयर द डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज वेरी लार्ज। एग्जाम्पल आपके पास AgCl, AgBr, Zn और एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। Arise when the ratio of the cation and anion due to the imperfection differ from that indicated by their molecular formula. This defect result in the either excess of the metal atom or excess of the non-metal atom. तो जो भी ज़्यादा कम है उसकी वजह से उसके अंदर वही करेक्टर आएगा ना। A negative ion may be missing from its lattice side leaving a hole which is occupied by an electron. अगर नेगेटिव आयन वहाँ से मिस हुआ है तो लैटिस साइड की अंदर से, तो उसकी जगह होल बन जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल बैलेंस, उससे इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाएगा। The electron thus trapped in the ion vacancy are called the F center because they are responsible for the imparting color to the crystal. What is the meaning of doping? Addition of small amount of foreign impurities in the host crystal is known as doping. It increases in the electrical conductivity और इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड जो हमारा जो फैक्टर था, जो हमारे पास इम्परफेक्शन थी 3 टाइप की। पहली थी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और लास्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आर द डिफेक्ट इन द आयनिक क्रिस्टल दैट अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज आइंस इन द लैटिस साइड। तो ये डिफेक्ट कैसे हो रहा है कि जो आयनिक क्रिस्टल है
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योरिटी आइंस वहाँ प्रेजेंट है लैटिसाइड के अंदर. These foreign atoms are present at latticide in the substitutional solid and at vacant interstitial sites in interstitial solid. These defects are important in the N-type and P-type semiconductors. Next, we are discuss about electrical and magnetic property of the solids. तो solid की अब हम electrical और magnetic property के बारे में याद कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से चीज़ नो क्वेश्चन बनेंगे. ये एक चीज़ की याद रखिए, जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है ना, ज़्यादा आपने इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस छोटी छोटी सिंपल बातों को नोट करना है आपने, अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे. राइट. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, देख लेते हैं. सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिविटी. कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर कौन होते हैं? आर सॉलिड विद कनेक्टिविटी रेंज ऑफ द ऑर्डर्स 10⁴ to 10⁻⁷ ओमेगा -1 मीटर -1. एग्जाम्पल मेटल्स पर ओमेगा पर मीटर. सेमीकंडक्टर आर द सॉलिड विद कनेक्टिविटी रेंज 10⁻⁶ to 10⁴ पर ओमेगा पर मीटर. एग्जाम्पल सेमी मेटल्स होते हैं. और इंसुलेटर्स आर सॉलिड विद कनेक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 to 10⁻⁻90 ओमेगा मीटर -1. तो यही कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स. तो इन चीज़ों से भी आप निकाल सकते हो कि मेटल्स की जो है वो रेंज कहाँ से करिए, 10⁴ से 10⁻⁷, और सेमी मेटल्स की 10⁻⁻6 से 10⁻⁴, और नॉन मेटल्स की 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10. अब बात करते हैं बैंड थ्योरी की. According to the band theory, the energy gap between the valence band and the conduction band is responsible for the conduction of electricity. This can be described as follows. तो उसने कहा कि जो बैंड थ्योरी है वो क्या बता रही है, उसके थ्रू एनर्जी गैप, हमें जो गैप है वो किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उस वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होता है. अब बात करते हैं कंडक्टर की. इन कंडक्टर्स द कंडीशन बैंड इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड. यहाँ पर क्या, जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप करता है वैलेंस बैंड के साथ. उससे क्या होता है, देयर इज नो एनर्जी गैप प्रेजेंट बिटवीन दीज टू बैंड्स, और वैलेंस बैंड इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड. राइट. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ द केसेस. तो ये ऊपर पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड, ये क्या कंडक्शन बैंड नीचे है, ओवरलैपिंग बैंड नीचे है, वैलेंस बैंड तो बहुत कम है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है. तो नोट करने वाली बात क्या, ग्रेफाइट अ नोन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. सेमीकंडक्टर क्या है, द सेमीकंडक्टर gap between valence band and the conduction band is small, and therefore some of the electrons may jump from valence band to conduction band and some conductivity is observed. The conductivity here increased with the increase in the temperature due to the lowering of the energy gap has shown. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा, और इसलिए वो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी को ज़्यादा शो करेंगे. राइट. आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 फॉलोइंग टाइप्स. पहला है इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर्स. जो इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर वैसे वैसे उनकी जो कनेक्टिविटी वो बढ़ती जाएगी. सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड, सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ द बिहेवियर एंड आर कॉल्ड द इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर अनडोप्ड. राइट. उसके बाद जो इंटर्नसिक सेमीकंडक्टर है फॉर इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी of pure silicon and gallium, it is doped with element of 13 and 15 group periodic table. Such type of the conductance is called the extrinsic conductance. This can type of 2 type versus n type semiconductor and p type semiconductor. जो n type semiconductors है, group 14 element are doped with group 15 elements. Here n specifies that negative charge flow in them. Next आ गया n सेकेंड, दूसरा टाइप आ गया एन पी टाइप सेमीकंडक्टर. ग्रुप 14 एलिमेंट व्हेन डॉप्ड विद द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13. हियर पी स्पेसिफाई दैट कंडक्शन इज पास थ्रू द पॉजिटिव होल इन दैम. राइट. नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर की. इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज सो लार्ज सो इट कैन नॉट बी इवन कवर्ड अप बाय सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो आप हीट भी बढ़ाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब बात करते हैं सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पांस टू द मैग्नेटिक फील्ड. पहला आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. TiO2, V2O5, C6H6, NaCl एक्सेट्रा. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कौन होते हैं, आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दोज lose magnetism in the absence of the magnetic field. O2, copper, iron एक्सेट्रा. नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये क्यूप्रस है और ये फेरिक है.
Ferromagnetic substances are attracted by the magnetic field and show permanent magnetism even in the absence of the magnetic field, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. नेक्स्ट बात करते हैं एंटी ferromagnetic substances have net magnetic movement zero due to the compensatory alignment of the magnetic movements. Example, MnO, MnO2, MnO2O, FeO, etc. Next है ferromagnetic substances have a net dipole moment due to the unequal parallel and anti-parallel alignment of the magnetic movements. Example, Fe3O4 ferrites. Next बात करते हैं dielectric properties की. सॉलिड में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होती है. दीज आर सीन इन द इंसुलेटर. दे शो जनरेशन ऑफ डाइपोल इन दम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. दीज डाइपोल्स आर गिवन बिलो. Many align themselves in an ordered manner so that there is a net dipole moment in the crystal. May align themselves in such a manner that dipole moment may cancel each other. It is also possible that there are no dipoles in the crystal but only ions are present. तो थैंक यू सो मच. आज हमने अपना सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया. और थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को हेल्प हो सके. थैंक यू सो मच.